जय हिंद प्यारे साथियों। आज की क्लास में हम 22 जनवरी के करंट अफेयर्स को देखने वाले हैं। क्लास इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए और आप मुझे उम्मीद है कि आपके लिए जो वीडियो जो क्लासेस लाई जा रही है लगातार, इसमें कम से कम समय में आपको मैं ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट और बेहतर से बेहतर डिलीवर करने को सोचता हूं। अर्थात मैं कम से कम समय में आपको बेस्ट कंटेंट है वो दे सकूं, ना किसी फालतू बात के, और जो आपको आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट करंट है, जो इम्पोर्टेंट बातें हैं, करंट से जुड़ी हुई जो स्टैटिक जीके की भी जो बातें हैं उसको शामिल करते हुए करंट अफेयर्स को मैं आपके कम समय में आपको प्रदान करने की कोशिश करता हूं। तो मुझे भी उम्मीद है कि आपको वीडियो ज़रूर अच्छा लग रहा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आपके सुझाव आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें कि वीडियो आपको कैसा लगता है। और मुझे उम्मीद है मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूं आपके लिए कि वीडियो को मैं बेस्ट तरीके से और बेस्ट बनाऊं, ताकि आपको अच्छे से, और फ़ोटो का प्रयोग भी करता हूं मैं, इसीलिए फ़ोटो भी डालने लगा हूं कि आपको मतलब उस चीज़ को देखें तो आपको रिकॉल करने में भी अच्छा रहे। और आपको पीडीएफ भी दी जाती है फ्री में, आपको टेलीग्राम ग्रुप पर पीडीएफ प्राप्त होती है, तो आप वहाँ टेलीग्राम से जुड़कर अपना रिवीजन पीडीएफ के माध्यम से कर सकते हैं। बाद में आप वीडियो देख के फिर लगातार 1-2 दिन या 2-3 दिन में उस पीडीएफ से वापस रिवीजन कर सकते हो, ताकि जो भी आपका करंट अफेयर्स है वो तो मजबूत होगा ही, लेकिन करंट अफेयर्स से जुड़ा हुआ जो स्टैटिक जीके है ना, वो भी आपका मजबूत होगा, और उससे भी अगर क्वेश्चन बनते एग्जाम में तो आपको उसका भी फायदा मिलेगा। और ये तो निश्चित रहता है कि जो करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो स्टैटिक जीके वही चर्चा में रहता है और वही एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो आप ज़रूर रोज़ क्लास देखा करें, इस क्लास को अपने जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बना ले। आपको प्रतिदिन ये क्लास देखना ही है, जिससे आपको डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स तो रिवाइज होता रहे, आप पढ़ाई से भी कनेक्टेड रहो अपनी, और आपको कहीं भी हो आप इस वीडियो को समय निकालकर ज़रूर देखने की कोशिश करें। और देखना ही आपको ये वीडियो ये सोच ले, ताकि आपकी प्रिपरेशन को एक अच्छी रफ्तार मिल सके। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अब पहला प्रश्न है हमारा आज का, हाल ही में यूएसए के 50वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ लिए? तो जेडी वेंस ने यूएसए के 50वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए। अभी राष्ट्रपति ने यहाँ पर शपथ ग्रहण की थी 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप ने, और उपराष्ट्रपति ने शपथ ली अब यूएसए के 50वें उपराष्ट्रपति के रूप में जेडी वेंस बने। यूएसए के 47वें क्रम के राष्ट्रपति की शपथ अभी हाल ही में 20 जनवरी को हुई है, और डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरी बार यहाँ के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किए। और रिपब्लिकन पार्टी से आते हैं डोनाल्ड ट्रंप, और इन्हें शपथ किसके द्वारा दिलाई गई? तो जो जस्टिस जॉन रॉबर्टसन है, इनके द्वारा इन्हें शपथ दिलाई गई थी डोनाल्ड ट्रंप को। यहाँ के न्यायपालिका के मुख्य जो न्यायाधीश है जस्टिस जॉन रॉबर्टसन। 50वें उपराष्ट्रपति कौन बने? तो जो जेडी वेंसी ये उपराष्ट्रपति बने 50वें क्रम के यूएसए के। तो उपराष्ट्रपति आपको ध्यान रखना है, जेडी वेंसी यहाँ के उपराष्ट्रपति बने। सबसे युवा उपराष्ट्रपति बने हैं जो जेडी वेंसी है, यहाँ के सबसे युवा अब तक के उपराष्ट्रपति है जेडी वेंसी। मेक्सिको, और यहाँ पर बात करें हम कि जो डोनाल्ड ट्रंप जी का शपथ समारोह हुआ था, यहाँ पर इन्होंने कुछ घोषणाएं की है, अर्थात जो चुनावी वादे थे उन्हें वापस से इन्होंने दोहराए हैं शपथ समारोह के दौरान, और कुछ जो अजीबोगरीब इन्होंने जो अपने वादे किए थे उनको दोहराया और उन्हें चेंज करने की बात कही है। जो मेक्सिको की खाड़ी है, मेक्सिको की खाड़ी का नाम चेंज करके अमेरिका की खाड़ी किया जाएगा, ऐसा इन्होंने यहाँ पर घोषणा की है। माउंट डेनाली जो उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है, उत्तरी अमेरिका की सर्वोच्च चोटी है अलास्का प्रांत में, इसका नाम पुनः माउंट डेनाली से चेंज करके माउंट मैकिनले किया जाएगा, ये इन्होंने घोषणा की है। जो पनामा नहर है, पनामा नहर पर जो नियंत्रण है यूएसए का किया जाएगा, यूएसए इस पर अपना नियंत्रण स्थापित करेगा पनामा नहर पर। जो 2 ही लिंग होंगे विश्व में, अर्थात अमेरिका में, अर्थात मेल और फीमेल, इसके अलावा जो तीसरा जेंडर है यह नहीं होगा, अर्थात 2 ही लिंगों को मान्यता प्राप्त होगी यूएसए में। यह घोषणाएं की है, इन पर कितने अमल होता है, कितने लागू होती है ये घोषणाएं अभी नहीं कह सकते, पर ये बातें इन्होंने दोहराई अपने शपथ समारोह के दौरान कि 2 ही लिंग होंगे अमेरिका में, मेल और फीमेल। WHO से हटने का फैसला किया। इन्होंने कहा कि WHO कोई किसी काम की संस्था नहीं है, हमने बहुत पैसा लगाया इस संस्था के लिए, पर ये किसी काम की नहीं रही है। अर्थात यहाँ WHO जो कोविड-19 है यह पूरे विश्व में फैलने के बाद जागरूक होती है, पहले से मतलब पता नहीं लगा सके WHO स्वास्थ्य के क्षेत्र में, तो इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि वो WHO से बाहर
होंगे। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है यूएसए के बारे में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हाल ही में फोर्ब्स की बिलियनियर्स सूची 2025 में किसे शीर्ष स्थान मिला है? तो एलन मस्क को मिला है। फोर्ब्स की सूची आती है बिलियनियर्स सूची 2025 और इसमें शीर्ष स्थान किसे मिला है? एलोन मस्क को मिला है। और विश्व के पहले व्यक्ति, पहली बार ऐसा हुआ कि किसकी संपत्ति 400 बिलियन डॉलर से अधिक गई है। तो इनकी संपत्ति अभी 400 बिलियन डॉलर से अधिक हो गई है एलोन मस्क की। बिलियनियर्स सूची यह फोर्ब्स के द्वारा जारी की जाती है और इसमें पहले स्थान पर एलोन मस्क रहे हैं। एलोन मस्क की संपत्ति अब तो लगातार बढ़नी ही है। जो भी इनकी कंपनियां हैं टेक से रिलेटेड या जितनी भी कंपनियां हैं उनको और बूस्ट मिलेगा, क्योंकि इन्होंने जो डोनाल्ड ट्रंप है उनका जीतने में बहुत ही सपोर्ट किया है, अर्थात बहुत उनका हाथ है डोनाल्ड ट्रंप को वापस सत्ता में लाने का। तो जो एलोन मस्क है इनकी जो कंपनियां हैं, जो नियम है उनके लिए डेफिनेटली अच्छा होगा। तो एलोन मस्क की कंपनी आगे लगातार अब तेज़ गति से और बढ़ने वाली है। तो जो 434 बिलियन डॉलर है इनकी इतनी संपत्ति है वर्तमान में एलोन मस्क की। ये किन किन कंपनियों के मालिक है? तो स्पेस एक्स जो है यह इसके मालिक है, टेस्ला के मालिक है, और जो एक्स है जिसे हम ट्विटर कहते थे उसके भी मालिक कौन है? एलोन मस्क है। डीओजी जो डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट इफिशिएंसी, जो डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट इफिशिएंसी एक आयोग बनाया गया था डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, और इसके हेड किसे बनाया गया था? तो एलोन मस्क और जो भारतीय है विवेक रामास्वामी, इन्हें बनाया गया इसका हेड डीओजीई इस संगठन का। और इसका कार्य क्या है? तो सरकारी दक्षता विभाग है यह, और इसका कार्य क्या रहेगा? तो जो भ्रष्टाचार है उनको कम करना, और विभागों में जो अपव्यय होता है, जो बिना मतलब से अपव्यय होता है धन का, तो विभागों में अपव्यय को कम करना धन के, और भ्रष्टाचार पर नियंत्रण करना, इस जो विभाग है इसका उद्देश्य रहेगा। और डोनाल्ड ट्रंप जी ने इसे बनाने की घोषणा की थी, और एलोन मस्क और जो भारत के विवेक रामास्वामी है इसे इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। जेफ बेजोस यह दूसरे नंबर पर है इस सूची में, जो फोर्ब्स की सूची आई है इसमें दूसरे नंबर पर जेफ बेजोस है अमेज़न के मालिक, और तीसरे नंबर पर मार्क जुबरगर है जो कि मेटा के सीईओ है। अर्थात मेटा अर्थात जो भी इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इनके जो मालिक कौन है? मार्क जुबरगर है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में वर्ल्ड मोन्यूमेंट्स फंड ने पहली बार किसे जोखिम वाली जगहों की सूची में शामिल किया है? तो वर्ल्ड मोन्यूमेंट्स फंड यह एक सूची जारी करता है, अर्थात विश्व में जो भी क्षेत्र या जो भी स्थान खतरे में, अर्थात मानव के अधिक हस्तक्षेप के कारण वह अपना अस्तित्व खो सकते हैं या वहाँ पर समस्या उत्पन्न हो सकती है, उन्हें वर्ल्ड मोन्यूमेंट्स फंड यह एक सूची जारी करती है प्रतिवर्ष। तो वर्ल्ड मोन्यूमेंट्स फंड ने पहली बार किसे जोखिम वाली जगहों की सूची में शामिल किया है? चंद्रमा को। वर्ल्ड मोन्यूमेंट्स फंड 1996 में इसकी स्थापना होती है, और जो भी संकटग्रस्त स्थान होते हैं, जो जोखिम भरे स्थान होते हैं, उनको वर्ल्ड मोन्यूमेंट्स फंड यह इस सूची में शामिल करता है। तो 2025 में 25 स्थानों को इस सूची में शामिल किया गया है, और जिसमें पहली बार जो चंद्रमा मून है इन्हें भी शामिल किया गया है कि लगातार जो हर देश प्रयास कर रहा है चंद्रमा पर अपने मिशन पहुंचाने की, और यहाँ पर जो है मिशन के कारण जो अव्यवस्था उत्पन्न हो रही है या मिशन के कारण जो यहाँ पर भविष्य में आपदा या कोई भी घटना घट सकती है, उसके लिए उसके बचाने के लिए इस सूची में शामिल किया है मोन्यूमेंट्स फंड सूची में चंद्रमा को, अर्थात ये भविष्य में यहाँ पर कोई खतरा उत्पन्न हो सकता है। इसके अलावा गांजा पट्टी को शामिल किया है मोन्यूमेंट्स सूची में, और गांजा पट्टी को इसलिए शामिल किया है क्योंकि युद्ध जो यूक्रेन और हमास का युद्ध था उसमें यहाँ पर बहुत सारी जो धरोहर है वह नष्ट हुई है, और यूक्रेन में जो कीव है, कीव की इमारतों को शामिल किया गया है, जहाँ कीव की इमारतें हैं यूक्रेन में, कीव इसकी राजधानी है यूक्रेन की, तो यहाँ पर कीव में जो इमारतें ऐतिहासिक उन्हें भी मतलब बचाने की आवश्यकता है, वह भी अब ध्वस्त हो रही है। तो इन तीनों को शामिल किया गया है, चंद्रमा, गांजा पट्टी, यूक्रेन की राजधानी कीव की जो इमारतें, इन्हें मोन्यूमेंट्स सूची में शामिल किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है, और चंद्रमा भी इसमें शामिल है। 1969 में पहली बार चंद्रमा पर कौन जाते हैं? तो जो नील आर्मस्ट्रांग है और बज एल्ड्रिन है, यह दोनों चंद्रमा पर जाने वाले पहले व्यक्ति थे, अर्थात चंद्रमा की सतह पर उतरने वाले। और पहला कदम किसने रखा था? तो नील आर्मस्ट्रांग के द्वारा रखा गया था, और अपोलो 11 मिशन के द्वारा यह चंद्रमा पर गए थे 1969 में। और जिस स्थान पर इन्होंने सबसे पहले पैर रखा था नील आर्मस्ट्रांग के द्वारा, उस पॉइंट को क्या कहा जाता है? तो ट्रिंक्वेलिटी उस पॉइंट को कहा जाता है। ट्रिंक्वेलिटी के नाम से उस पॉइंट को जाना जाता है जिस पर सबसे पहले पैर रखा था
नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने। चंद्रयान 3 की बात करें अगर हमारे, तो 14 जुलाई को हमने इसे लॉन्च किया था और 23 अगस्त की तारीख को यह चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफल रहा था। और राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस हम 23 अगस्त को ही मनाते हैं, इसलिए क्योंकि हमारा चंद्रयान 3 इस दिन जो सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफल हुआ था चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर। साउथ पोल पर जहां लैंडिंग की थी उस पॉइंट का नाम शिव शक्ति पॉइंट रखा। LVM 3 M4 रॉकेट से लॉन्च किया था हमने। लैंडर का नाम विक्रम और रोवर का नाम प्रज्ञान था। चंद्रयान फर्स्ट हमने किसके द्वारा लॉन्च किया था, तो PSLV C11 के द्वारा हमने चंद्रयान फर्स्ट को लॉन्च किया था। और अभी हाल ही में जो इसरो है वो अपना 100वां मिशन किस रॉकेट से भेजने वाला है, तो जो GSLV F-15 है, इसके द्वारा अपना 100वां मिशन भेजने वाला है इसरो। और केसलर, कुछ समय पहले अभी केसलर सिंड्रोम चर्चा में रहा था, इसका संबंध किससे, केसलर सिंड्रोम से। तो जो केसलर नामक वैज्ञानिक था उनके द्वारा दिया गया था, इसलिए इसे केसलर नाम दिया गया है। और ये अंतरिक्ष कचरे से संबंधित है केसलर सिंड्रोम, ये भी आपको ध्यान रखना है। और अपना 100वां मिशन GSLV F-15 के द्वारा भेजने वाला है इसरो। आगे नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में विश्व स्तर पर कॉफ़ी उत्पादन में भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो 7वां स्थान मिला है विश्व स्तर पर कॉफ़ी उत्पादन में भारत को। कॉफ़ी उत्पादन में विश्व में पहले स्थान पर ब्राज़ील है। और ब्राज़ील में जो सेंटोस है यह कॉफ़ी बंदरगाह कहलाता है। तो विश्व में कॉफ़ी उत्पादन में पहले स्थान पर ब्राज़ील है। और ब्राज़ील में जो सेंटोस बंदरगाह, इसे कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। और जो यहाँ कॉफ़ी के बागान होते हैं ब्राज़ील में, उन्हें फेजेंडा के नाम से जानते हैं। भारत का कॉफ़ी उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है, तो भारत 7वें स्थान पर है। भारत के अंदर कौन सा स्टेट पहले स्थान पर है कॉफ़ी उत्पादन में, तो कर्नाटक पहले स्थान पर है कॉफ़ी उत्पादन में। और पहली बार भारत में कहाँ पर जो है कॉफ़ी का पौधा लगाया गया था, तो कर्नाटक में ही जो बाबा बुदान की पहाड़ी है यहाँ पर फर्स्ट बार पौधा लगाया गया था जो हमारी कॉफ़ी है उसके लिए। और कौन कौन सी किस्में का उत्पादन होता है यहाँ, तो अरेबिका और रोबस्टा ये 2 किस्में कॉफ़ी की जिनका यहाँ पर उत्पादन होता है। कर्नाटक में ही बाबा बुदान की पहाड़ी और एक और चोटी है कुंद्रेमुख, ये किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो बाबा बुदान की पहाड़ी और कुंद्रेमुख से किसका, लौह अयस्क का उत्पादन होता है, यहाँ से लौह अयस्क निकाला जाता है। और इसी कर्नाटक की जो कोलार और हट्टी की खान है, कोलार की यहाँ खान है, कोलार यहाँ कर्नाटक में ही, और हट्टी की खान यहाँ से हमें गोल्ड मिलता है, सोना प्राप्त होता है। और कर्नाटक की जो ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ है यहीं से किस कावेरी नदी का उद्गम होता है, तो कावेरी नदी का उद्गम भी जो कर्नाटक है यहाँ की ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से होता है। कोलार एवं हट्टी की खानें भी कर्नाटक में। और धारवाड़ क्रम की चट्टानें जो खनिज की दृष्टि से संपन्न होती है, आर्थिक रूप से सबसे संपन्न चट्टानें धारवाड़ क्रम की होती है, तो धारवाड़ क्रम की चट्टानें में हमें कर्नाटक में देखने को मिलती है। ये कुछ चीज़ें भी ध्यान में रखना है। ब्राज़ील की बात करें तो ब्राज़ीलिया इसकी राजधानी है। और दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश भी कौन सा है, ब्राज़ील है। और यहाँ पर कॉफ़ी के बागान को क्या कहा जाता है, तो फेजेंटा कहा जाता है। और सेंटोस यहाँ पर जो कॉफ़ी बंदरगाह है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में ब्रिक्स ब्लॉक का 9वें क्रम का भागीदार देश कौन बना है, तो ब्रिक्स ब्लॉक का 9वां भागीदार देश नाइजीरिया बना है। ब्रिक्स की अगर बात करें तो इसमें ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका इसमें शामिल है। पहले जब शुरुआत में इसका गठन किया गया तब इसका नाम ब्रिक था, तब इसमें जो ब्राज़ील, रूस, इंडिया और चाइना शामिल थे केवल। और इसकी संकल्पना जो जिम ओ नील थे इनके द्वारा दी गई थी कि जो उभरती हुई विश्व की उभरती हुई अर्थव्यवस्था है इन देशों की रहने वाली है, तो इनका एक संगठन बनाया जाए। तो ब्रिक्स की पहली बैठक कहाँ पर होती है फिर ब्रिक की, तो 2009 में यकिंतबर्ग जो रूस के यकिंतबर्ग में पहली बैठक होती है ब्रिक्स की। और 2010 में इसकी जो दूसरी बैठक होती है जोहानिसबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में इसकी बैठक होती है जोहानिसबर्ग सिटी में। और यहाँ पर इसका नाम ब्रिक्स हो गया क्योंकि इसमें जो साउथ अफ्रीका है, दक्षिण अफ्रीका, इसे भी शामिल कर लिया गया ब्रिक्स के अंदर। तो पहली बैठक आपको याद रखनी 2009 में यकिंतबर्ग में हुई थी और ये रूस का शहर है यकिंतबर्ग। और 2010 में इसे जोहानिसबर्ग बैठक जहां हुई थी वहां पर दक्षिण अफ्रीका को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। 2004 में इसकी अध्यक्षता रूस ने की है और रूस के कजान क्षेत्र में इसका आयोजन हुआ था। इसमें अभी हाल ही में 4 नए सदस्य देश शामिल हो गए, 5 नए देश सदस्य शामिल होने का था, लेकिन सऊदी अरब ने अभी तक मान्यता नहीं दी इसमें शामिल होने की, इसलिए 4 देश शामिल हो गए हैं इसमें। मिस्र, ईरान, UAE और इथोपिया, ये चारों
शामिल हो गए अभी, और 10वां देश भी इसमें शामिल हो गया है। 5 पहले थे, इसके बाद 4 शामिल हुए देश, और अभी 10वां देश भी इसमें शामिल हो चुका है, इंडोनेशिया। ब्रिक्स 2025 की अध्यक्षता कौन करने वाला है? तो ब्राज़ील अध्यक्षता करेगा ब्रिक्स 2025 की। वर्तमान में जो कितने देश भागीदार देश है इसमें शामिल है? तो भागीदार देशों में 9 देश इसके भागीदार देश है, और 9वां अभी कौन बना है ब्रिक्स का भागीदार देश? तो नाइजीरिया बना है। नाइजीरिया की राजधानी अबूजा है। इसे पॉम ऑयल कंट्री भी कहा जाता है नाइजीरिया को। और अफ्रीका का सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर भी कौन सा है या देश कौन सा है? तो अफ्रीका का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो राज्य है या सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है वह भी नाइजीरिया है। अभी हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक का 69वां नवीनतम सदस्य कौन बना है? तो यह इजराइल बना है। और न्यू डेवलपमेंट बैंक का नवीनतम सदस्य अल्जीरिया बना है। संघाई सहयोग संगठन का नवीनतम सदस्य बेलारूस बना है। और नाटो का नवीनतम 32वां सदस्य देश कौन? स्वीडन बना है। नाटो के हेड कौन है वर्तमान में? तो मार्क रूटो जो है वर्तमान में नाटो के हेड है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो ब्रुसेल्स बेल्जियम में नाटो का मुख्यालय है, और इसके हेड मार्क रूटो है। ये ध्यान रखना। 32वां सदस्य देश स्वीडन बना है। अगर एससीओ की बात करें तो एससीओ 2024 की बैठक कहाँ पर हुई है? तो अस्ताना में हुई है। कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में इसकी बैठक हुई थी, और यहाँ पर बेलारूस को सदस्य के रूप में शामिल किया गया था एससीओ में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो बीजिंग चीन में इसका मुख्यालय है संघाई सहयोग संगठन का। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में 72 फीट की देश की सबसे ऊंची हनुमान प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो सबसे ऊंची हनुमान प्रतिमा का उद्घाटन बेंगलुरु में किया गया है, और 72 फीट इसकी ऊंचाई है। भगवान हनुमान की प्रतिमा जिसकी ऊंचाई 72 फीट है, और यह देश की सबसे ऊंची प्रतिमा होने वाली है भगवान हनुमान की। इसका अनावरण बेंगलुरु में किया है, और बेंगलुरु के किस मंदिर में? तो जो अयोध्या कोंडराम मंदिर है, अयोध्या का कोंडराम मंदिर, यहाँ पर इसे स्थापित किया गया है, और 480 टन इसका वजन है। स्टैच्यू ऑफ यूनियन का संबंध किससे है? तो भगवान हनुमान की ही प्रतिमा है यह स्टैच्यू ऑफ यूनियन, और इसे कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो यूएसए के टेक्सास प्रांत में इसे स्थापित किया गया था। स्टैच्यू ऑफ ट्रस्ट विश्वास स्वरूपम की प्रतिमा, यह महादेव जी की प्रतिमा है, और नाथ द्वारा राजस्थान में है यह। स्टैच्यू ऑफ पीस, यह पाली राजस्थान में स्थित है। स्टैच्यू ऑफ पीस, स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस, यह भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा है विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में। और स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी, यह रामानुजन जी की प्रतिमा है स्टैच्यू ऑफ जो इक्वालिटी है। तो ये कुछ प्रतिमाएं, इनके बारे में भी आपको ध्यान में रखना है चीज़ें। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में एनटीटी लॉकर किसने लॉन्च किया है? तो एनटीटी लॉकर अभी लॉन्च किया गया है इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा, जो हमारा माइटी मिनिस्ट्री है इसके द्वारा लॉन्च किया गया है। जो डिजी लॉकर लॉन्च किया गया था हमारे डॉक्यूमेंट रखने के लिए, जैसे आप रखते भी होंगे, बहुत यह सफल भी रहा है। यूज़ करते हैं अपनी मार्कशीटों को रखने के लिए, आधार कार्ड को, अपने लाइसेंस को रखने के लिए डिजी लॉकर का उपयोग किया जाता है। तो डिजी लॉकर की सफलता के बाद एनटीटी लॉकर लॉन्च किया है, और बिजनेस के जो डॉक्यूमेंट है, बिजनेस डॉक्यूमेंट को सुरक्षित रखने के लिए एनटीटी लॉकर को लॉन्च किया गया है। और इसे लॉन्च किसने किया है? माइटी मिनिस्ट्री, हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय है इसके द्वारा एनटीटी लॉकर को लॉन्च किया गया है। और ई गवर्नेंस को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य एनटीटी लॉकर का। कुछ पोर्टल या कुछ जो है योजनाएं किसने प्रारंभ की है? तो सेवा जो योजना है यह किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो यह सेबी ने प्रारंभ की थी। स्वामित्व योजना यह पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ की गई थी, और इसके तहत अभी हाल ही में जो स्वामित्व कार्ड है यह दिए गए। प्रधानमंत्री जी के द्वारा 65 लाख कार्डों का वितरण किया गया है ऑनलाइन इस स्वामित्व योजना के तहत। शेरनी पोर्टल यह यूनिवर्सिटी ग्राउंड कमीशन के द्वारा लॉन्च किया गया था। सी विजिल ऐप चुनाव आयोग ने लॉन्च किया था। लोकपत ऐप यह मध्य प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया था। खराब सड़कें हैं तो आप यहाँ पर फोटो खींच के अपलोड कर सकते हैं। और प्रवाह ऐप यह आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का महासचिव संजीव रंजन जी को नियुक्त किया गया है। IORA अर्थात इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1997 में होती है। 23 इसके सदस्य देश हैं, और भारत भी इसका सदस्य देश है इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन का। इसका सचिवालय कहाँ पर है? तो मॉरिशस में इसका सचिवालय है, और पोर्ट लुइस जो राजधानी है मॉरिशस की। तो सचिवालय मॉरिशस में, और महासचिव इसके संजीव रंजन जी बने हैं इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन के। आरबीआई के 26वें प्रमुख अभी हाल ही में कौन बने? 26वें गवर्नर, तो ये संजय मल्होत्रा जी बने। 51वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बने? संजीव खन्ना जी बने।
हमारे के कौन बने नियंत्रक महालेखा परीक्षक? संजय मूर्ति जी है। एथलेटिक्स संघ के अध्यक्ष अभी बहादुर सिंह जी बने। कैबिनेट सचिव कौन है वर्तमान में? तो टी सोमनाथन जी हमारे कैबिनेट सचिव है वर्तमान में। और इसरो के हेड कौन बने नए? तो वी नारायण यह इसरो के हेड बने, जो कि वर्तमान में यह एस सोमनाथ जी का स्थान लिया है वी नारायण जी ने। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो आंध्र प्रदेश में आयोजित हुआ है फ्लेमिंगो फेस्टिवल आंध्र प्रदेश के तिरुपति जो जिला है यहाँ पर इसका आयोजन हुआ है। और हालांकि क्या है फ्लेमिंगो? तो फ्लेमिंगो एक प्रकार का बर्ड है, एक पक्षी है फ्लेमिंगो, जिसकी गुलाबी लंबे पैर होते हैं, जिसकी जो मुड़ी हुई चोंच होती है मुड़ी हुई होती है और पंख बड़े होते हैं और इसकी पूंछ छोटी होती है। फ्लेमिंगो जो बर्ड है इसकी, तो आप इसे चित्र में देख सकते हैं। फ्लेमिंगो बर्ड को गुलाबी लंबे पैर, चोंच मुड़ी हुई होती है और पंख बड़े होते हैं। तो फ्लेमिंगो फेस्टिवल कहाँ पर हुआ है? अभी आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में पुलिकट झील है जहाँ पर श्रीहरिकोटा है और यहीं पर सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र है। और अभी हाल ही में इसरो के तीसरे जो लॉन्चिंग पैड है उसका जो उद्घाटन या उसका शुभारंभ भी कहाँ पर किया गया है उसे बनाने के लिए, तो उसका शुभारंभ भी श्रीहरिकोटा में ही किया गया है। और दूसरा लॉन्च पैड कहाँ पर बन रहा है? तो यह तिरुअनंतपुरम केरल में बनाया जा रहा है दूसरा लॉन्च पैड। और तीसरा कहाँ बनेगा? ये श्रीहरिकोटा में ही बनने वाला है। वर्तमान में रामसर साइट्स कितनी है भारत की? तो 85 स्थल रामसर सूची में शामिल है भारत के, जिसमें पहले स्थान पर तमिलनाडु है, यहाँ के 18 स्थल शामिल है। और सेकेंड स्थान पर हमारा यूपी है जहाँ के 10 स्थान शामिल है रामसर साइट में। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा ने अपना स्थापना दिवस कब मनाया? तो 21 जनवरी के द्वारा मनाया गया है। जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया के राज्य मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा ने अपना स्थापना दिवस, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा ने 21 जनवरी को अपना स्थापना दिवस मनाया, क्योंकि इन तीनों राज्यों का गठन 21 जनवरी 1972 को होता है। और इसके लिए एक्ट आता है 1971 में, उत्तर पूर्वी पुनर्गठन अधिनियम। इसके तहत इन तीनों राज्यों को निर्मित किया गया था। अब हम नॉर्थ ईस्ट इंडिया के जो स्टेट है उनको देख लेते हैं, किस राज्य का गठन कब हुआ है। तो अरुणाचल प्रदेश को देखिए हम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा और जो हमारा मिजोरम है, इनकी स्थापना कब होती है? 1987 में होती है। इन तीन राज्यों की स्थापना अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और गोवा। नागालैंड की स्थापना कब होती है? 1963 में होती है और इसके लिए 13वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है। जो हमारा मणिपुर है इसकी स्थापना कब होती है? 1972 में होती है। मणिपुर, साथ में त्रिपुरा और मेघालय, इन तीनों की स्थापना कब होती है? 1972 में होती है। और जो हमारा सिक्किम है इसकी स्थापना कब होती है? 1975 में 36वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा हमारा सिक्किम एक राज्य बनता है। तो ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया के राज्य हैं जिनका स्थापना को हमने देखा है। 2000 में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड नए स्टेट बनते हैं। छत्तीसगढ़ 1 नवंबर को बनता है, 1 नवंबर 2000 को, यह मध्य प्रदेश से अलग होता है। उत्तराखंड 9 नवंबर को एक अलग राज्य बनता है, 9 नवंबर 2000 को, और ये जो उत्तर प्रदेश से अलग होता है। और झारखंड बिहार से अलग होकर 15 नवंबर को एक अलग राज्य बनता है। 2 जून 2014 को तेलंगाना एक राज्य बनता है, किससे? आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना एक राज्य बनता है। और तेलंगाना की राजधानी अब कौन सी हो गई है? हैदराबाद हो गई है तेलंगाना की राजधानी। और जो आंध्र प्रदेश की राजधानी किसे घोषित किया गया है? तो अमरावती जो आंध्र प्रदेश की राजधानी बनी है। 31 सितंबर 2019 को जम्मू कश्मीर जो राज्य था इसे राज्य हटाकर यूटी बना दिया गया और जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 यूटी अलग अलग बनाए गए। 26 जनवरी 2020 को जो अंडमान जो दादर नागर हवेली है और दीव और दमन है, इन दोनों अलग अलग यूनियन टेरिटरी को एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। दादर नागर हवेली जो यूनियन टेरिटरी, इन दोनों को। अब हम कल के प्रश्नों को रिवाइज कर लेते हैं। हाल ही में चर्चा में रहे ऑपरेशन चिवाल रस नाइट 3 का संबंध किससे है? तो चिवाल रस ऑपरेशन यह किसने प्रारंभ किया था? यूएई ने। इसके तहत गांजा को सहायता पहुंचाई गई है। विश्व स्मारक निगरानी सूची 2025 में शामिल की गई मूसी इमारतों का संबंध किससे? हैदराबाद से इसका संबंध है। भारत सरकार फिलीपींस के बाद किसे ब्रह्मोस मिसाइल का निर्यात करेगी? तो किसे करने वाली है? इंडोनेशिया को करने वाली है। विश्व आर्थिक मंच के ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क में किसे शामिल किया गया? टायर निर्माता कंपनी CEAT और हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड को इसमें शामिल किया गया है। मन की बात के कार्यक्रम में GI टैग के कारण चर्चा में रहे वर्जिन नारियल ऑयल का संबंध किससे? तो अंडमान निकोबार से इसका संबंध है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जी नियुक्त हुए हैं वर्तमान में। तीसरा राष्ट्रीय खान मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? तो यह उड़ीसा में हुआ है, जो कोणार्क मंदिर है वहाँ पर।
इंडिया ओपन बैडमिंटन 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो एन से यंग है, इसके द्वारा जीता गया है, जो दक्षिण कोरिया की थी। हाल ही में एनडीआरएफ का 20वां स्थापना दिवस समारोह कहाँ हुआ है? तो एनडीआरएफ का 20वां स्थापना समारोह दिवस कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो यह आंध्र प्रदेश में हुआ है, आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में। चर्चा में रही द वर्ल्ड आफ्टर गांजा पुस्तक का संबंध किससे? तो पंकज मिश्रा जी से इसका संबंध है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, मतलब आज के प्रश्नों को रिवाइज कर लेते हैं अब। हाल ही में यूएसए के 50वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो जेडी वेंस के द्वारा शपथ ली गई है। हाल ही में फोर्ब्स की बिलियनियर्स सूची 2025 में किसे शीर्ष स्थान मिला है? तो इसे एलोन मस्क जी को शीर्ष स्थान मिला है। वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स फंड ने पहली बार किसे जोखिम वाली जगहों की सूची में शामिल किया है? तो चंद्रमा को शामिल किया गया है। वैश्विक स्तर पर कॉफी उत्पादन में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 7वां स्थान मिला है, ब्राजील का पहला स्थान है। ब्रिक्स ब्लॉक में 9वां भागीदार देश कौन बना है? तो ब्रिक्स ब्लॉक में 9वां भागीदार देश नाइजीरिया बना है। हाल ही में 72 फीट की देश की सबसे ऊंची हनुमान प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो बेंगलुरु में इसका उद्घाटन किया गया है। हाल ही में एनटीटी लॉकर किसने लॉन्च किया है? तो अभी इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने लॉन्च किया है एनटीटी लॉकर। हाल ही में हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो रिम एसोसिएशन के महासचिव के पद पर संजीव रंजन जी को नियुक्त किया गया है। हाल ही में फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो आंध्र प्रदेश में आयोजित हुआ है फ्लेमिंगो फेस्टिवल। क्लास अगर नेक्स्ट ये अगला प्रश्न है, हाल ही में मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा ने अपना स्थापना दिवस कब मनाया? तो 21 जनवरी को जो मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।